इंसान के दिमाग को डराने के लिए ना किसी बहुत लंबे चौड़े हॉरर उपन्यास या भयानक विजुअल्स की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। बिल्कुल सही बात है। हाँ, और आज हमारे पास चर्चा के लिए जो स्रोत सामग्री है वो इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। ये महज 3 वाक्यों की एक बहुत ही छोटी सी कहानी है। सिर्फ 3 वाक्य? हाँ, सिर्फ 3। इसका शीर्षक है द मदर एट द डोर। और आज हमारे इस विस्तृत विश्लेषण का जो मुख्य मिशन है वो यही समझना है कि कैसे केवल ये 3 छोटे वाक्य हमारे दिमाग की सबसे गहरी मनोवैज्ञानिक सुरक्षा को पूरी तरह से तार-तार कर सकते हैं। हाँ, और वो भी बिना किसी भूतिया चेहरे या अजीबोगरीब आवाजों के। बिल्कुल। तो कहानी कुछ इस तरह है। रात के 2 बजे एक लड़के के कमरे में दरवाजे पर तेज दस्तक होती है। दरवाजे के पार से आवाज आती है, बेटा जल्दी दरवाजा खोल, माँ हूं। बाप रे। हाँ, लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती। तीसरी लाइन है, पर लड़के की असली माँ 5 साल पहले मर चुकी होती है। उफ। मतलब इन 3 वाक्यों में ना मानव मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को पूरी तरह से हैक करने का एक पूरा ब्लूप्रिंट छिपाया है। हैक करने का थोड़ा और बताइए। हाँ, क्योंकि ये कोई पारंपरिक डरावनी कहानी नहीं है जहां कोई भूत या राक्षस सीधे सामने से हमला कर रहा हो। ये सच में एक मनोवैज्ञानिक भूल भुलैया है। जहां दिमाग ही आपके खिलाफ हो जाता है। बिल्कुल। जब हम डर का विश्लेषण करते हैं तो हम अक्सर बाहरी खतरे पर ध्यान देते हैं ना। हाँ। जैसे एक शेर आ गया या कोई हथियारबंद इंसान या मान लीजिए कोई गिरती हुई इमारत। सही बात है, वो सीधे तौर पर दिखने वाले खतरे। हाँ, लेकिन यहाँ जो हो रहा है वो बहुत अलग है। यहाँ डर का स्रोत वो चीज बन रही है जिसे इंसान जन्म से ही सबसे सुरक्षित मानता आया है, माँ की आवाज। हाँ, इस कहानी की संरचना हमारे संज्ञानात्मक तंत्र यानी जो हमारा कॉग्निटिव सिस्टम होता है उसको इस तरह से निशाना बनाती है कि हमारा दिमाग खुद ही हमारे खिलाफ काम करने लगता है। और मुझे लगता है कि इस कॉग्निटिव सिस्टम पर पहला हमला कहानी के बिल्कुल शुरुआत में ही हो जाता है। पहले वाक्य में ही। वो रात के 2 बजे वाला हिस्सा? हाँ बिल्कुल, रात के 2 बजे का समय और दरवाजे पर वो तेज दस्तक। मैं सोच रहा था कि अगर यही दस्तक दोपहर के 2 बजे होती तो क्या होता। तब तो शायद हम बस थोड़े झुंझला जाते। वही तो, दोपहर में हम सोचते कि अरे कोई कुरियर वाला होगा या कोई पड़ोसी कुछ मांगने आ गया होगा। हाँ, हमारा दिमाग तुरंत विकल्पों की एक तार्किक सूची बना लेता है। सही कहा। चलिए इसे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। ये ऐसा है जैसे कोई एक बेहद शांत और सुरक्षित जगह को अचानक एक हथौड़े से तोड़ दे। दोपहर के 2 बजे हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स दिमाग का वो हिस्सा जो तर्क और विश्लेषण करता है, वो एक चौकस सिक्योरिटी गार्ड की तरह ड्यूटी पर होता है। जो हर आने जाने वाली आवाज की आईडी चेक करता है। बिल्कुल, लेकिन रात के 2 बजे वो गार्ड गहरी नींद में सो रहा होता है। और यही सबसे खतरनाक बात है, क्योंकि जब वो सिक्योरिटी गार्ड सो रहा होता है तो इमारत की सुरक्षा का पूरा जिम्मा सीधे हमारे इमरजेंसी अलार्म सिस्टम पर आ जाता है, जिसे अमिगडाला कहते हैं ना। हाँ, एकदम सही, अमिगडाला। जब रात के अंधेरे में अचानक कोई तेज आवाज होती है तो ध्वनि तरंगे सीधे दिमाग के इस प्राचीन हिस्से से जाकर टकराती हैं। बिना किसी फिल्टर के। बिल्कुल बिना फिल्टर के। अमिगडाला को ये सोचने या समझने में कोई दिलचस्पी नहीं होती कि दरवाजे पर कौन है, कुरियर वाला या कोई और। उसका काम सिर्फ रिएक्शन देना है। हाँ, उसका काम सिर्फ ये सुनिश्चित करना है कि शरीर किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए तुरंत तैयार हो जाए। कुछ ही मिलीसेकंड के भीतर शरीर में एड्रेनलिन और कोर्टिसोल का भारी स्राव होने लगता है। बाप रे, कुछ ही मिलीसेकंड में? हाँ, दिल की धड़कन अचानक तेज हो जाती है, मांसपेशियां तन जाती हैं और पुतलियां फैल जाती हैं ताकि अंधेरे में ज्यादा से ज्यादा रोशनी आ सके। इसे हम फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कहते हैं। या तो लड़ो या भागो। बिल्कुल। नींद से इस तरह अचानक जागना मानव शरीर के लिए एक बहुत बड़ा शौक होता है। अगर हम विकासवादी मनोविज्ञान इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के नजरिए से देखें तो रात का अंधेरा हमेशा से आदि मानव के लिए मृत्यु का पर्याय रहा है। मैं समझ रहा हूँ। दिन में हम शिकारी थे, लेकिन रात में हम शिकार बन जाते थे। इसका मतलब है कि हमारे डीएनए में ये बात गहराई से दर्ज है कि रात के अंधेरे में होने वाली कोई भी अप्रत्याशित गतिविधि हमारे जीवन के लिए सीधा खतरा है। 100%। और यहाँ पर दरवाजा एक बहुत ही दिलचस्प प्रतीक बन जाता है। दरवाजा सिर्फ लकड़ी का एक टुकड़ा तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। वो एक भौतिक सीमा है। हाँ। बाहरी खतरनाक दुनिया और हमारी अपनी निजी सुरक्षित दुनिया के बीच की एक सरहद। तो जब रात के 2 बजे उस सरहद पर दस्तक होती है तो ये महज कोई आवाज नहीं होती, ये घुसपैठ है। एकदम सही।
ये इस बात का सीधा संकेत है कि कोई उस सीमा को लांघना चाहता है, जबरदस्ती हमारी सुरक्षित जगह में आना चाहता है। और दस्तक की तीव्रता ही अपने आप में एक आक्रामकता है। हाँ, वो तेज दस्तक एक भौतिक आक्रमण की तरह है जो ये साबित करती है कि खतरा दरवाजे के ठीक उस पार खड़ा है। और ये चीज उस लड़के के दिमाग को पूरी तरह से हाई अलर्ट पर डाल देती है। उसका पूरा ध्यान उस लकड़ी के दरवाजे पर अटक जाता होगा। बिल्कुल। ये एक ऐसी स्थिति है जहां इंसान चरम भेद्यता मतलब एक्सट्रीम वल्नरेबिलिटी महसूस करता है। वो अपने ही घर में, अपने ही कमरे में फंसा हुआ महसूस करता है। क्योंकि बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। खतरा उसी रास्ते पर खड़ा है जहां से उसे भागना है। सही कहा। लेकिन मुझे लगता है कि ये शारीरिक डर, ये जो एड्रेनालिन का रश है, ये तो कहानी का सिर्फ पहला और सबसे ऊपरी हिस्सा है। असली मनोवैज्ञानिक टॉर्चर तो तब शुरू होता है जब वो आवाज सुनाई देती है। जब वो दस्तक एक जानी पहचानी आवाज में बदल जाती है। हाँ, बेटा जल्दी दरवाजा खोल, माँ हूं। यहां आकर बात बहुत ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। ये मुझे एक कंप्यूटर वायरस के तरीके जैसा लगता है। कंप्यूटर वायरस? वो कैसे? जैसे कोई ट्रोजन हॉर्स वायरस होता है ना, कंप्यूटर का फायरवॉल किसी भी बाहरी और खतरनाक लगने वाले प्रोग्राम को तुरंत रोक देता है। समझ रही हूँ। लेकिन ट्रोजन हॉर्स एक ऐसे रूप में आता है जिसे सिस्टम सुरक्षित मानता है। यहां वो आवाज उस ट्रोजन हॉर्स की तरह है। ओह, क्या बेहतरीन तुलना है ना? लड़के का अमिगडाला चीख रहा है कि खतरा है, भागो। लेकिन तभी एक ऐसी आवाज आती है जो उसके दिमाग के सबसे गहरे सुरक्षित कोनों को ट्रिगर कर देती है। माँ की आवाज? हाँ, दुनिया में इससे ज्यादा सुरक्षित और सुकून देने वाली चीज भला और क्या हो सकती है? कुछ भी नहीं। मानव मस्तिष्क में माँ की आवाज की जो न्यूरोलॉजिकल मैपिंग होती है वो किसी भी अन्य ध्वनि से कहीं ज्यादा गहरी और जटिल होती है। मतलब जन्म से पहले से ही? से पहले ही गर्भ में अपनी माँ की आवाज को पहचानने लगता है। ये आवाज सुरक्षा, पोषण और जीवन का प्रतीक होती है। तो जब वही आवाज इस भयानक स्थिति में आती है तो क्या होता है? तब उस तनावपूर्ण माहौल में लड़के के दिमाग में एक भयंकर संघर्ष शुरू हो जाता है। उसका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट उसे दरवाजे से दूर रहने के लिए कह रहा है कि मत जाओ पास। हाँ, लेकिन उसकी सबसे बुनियादी भावना उसे दरवाजा खोलने के लिए प्रेरित कर रही है। आवाज ये दावा कर रही है कि वो बाहरी खतरा नहीं है, बल्कि वो तो रक्षा करने वाली शक्ति है। और उस वाक्य में जो जल्दी शब्द का इस्तेमाल हुआ है ना, वो पूरी स्थिति को और भी ज्यादा घुमा देता है। बेटा जल्दी दरवाजा खोल। हाँ, वो जल्दी शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक बहुत ही सोची समझी हेरफेर है। अगर आवाज सिर्फ ये कहती कि दरवाजा खोल मैं आ गई हूं, तो शायद लड़का थोड़ा झिझकता, रुक कर सोचता। उसे सोचने का थोड़ा समय मिल जाता। लेकिन जल्दी शब्द एक भयानक तात्कालिकता पैदा करता है, एक अर्जेंसी। ये ऐसा भ्रम पैदा करता है कि खतरा दरवाजा खटखटाने वाले से नहीं है, बल्कि खतरा कहीं और है। शायद माँ खुद किसी खतरे में है और उसे अंदर आने के लिए शरण चाहिए। या फिर कोई बहुत बड़ा खतरा लड़के की तरफ बढ़ रहा है जिससे बचाने के लिए माँ आई है। ये लड़के को सोचने का, तर्क करने का वो जो थोड़ा बहुत समय मिल सकता था ना, उसे भी पूरी तरह छीन लेता है। ये अर्जेंसी सच में एक मनोवैज्ञानिक हथियार है। जब इंसान के पास समय कम होता है तो वो सबसे बुनियादी प्रवृत्तियों पर काम करता है। जल्दी शब्द ये मांग करता है कि लड़का अपनी सुरक्षा के घेरे को, उस दरवाजे को खुद अपने हाथों से खोल दे। मतलब खुद ही अपनी मौत को दावत दे दे। हाँ, ये बाहरी हमले से कहीं ज्यादा एक आंतरिक विश्वासघात की मांग है। और अगर हम अनकैनी वैली के प्रभाव को ऑडियो पर लागू करें तो स्थिति और भी खौफनाक हो जाती है। अनकैनी वैली ये तो आमतौर पर विजुअल्स के लिए होता है ना? हाँ, आमतौर पर रोबोट या एनिमेशन के लिए इस्तेमाल होता है, जहाँ कोई चीज लगभग इंसान जैसी दिखती है लेकिन पूरी तरह से नहीं, जिससे एक अजीब सी बेचैनी पैदा होती है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ ये प्रभाव आवाज के साथ हो रहा है। आवाज माँ की है, लेकिन उसका संदर्भ, उसका समय और वो खौफनाक जल्दी शब्द, ये सब मिलकर एक ऐसा असंतुलन पैदा करते हैं जो दिमाग को ये महसूस कराता है कि कुछ बहुत ही गलत है, भले ही वो आवाज कितनी भी जानी पहचानी क्यों ना हो। एकदम सही। ये तो एक तरह का सामाजिक और भावनात्मक शोषण है। कोई या कुछ है जो ये जानता है कि इस लड़के को दरवाजा खोलने के लिए कैसे मजबूर किया जा सकता है। उसकी कमजोरी का फायदा उठाया जा रहा है। ये मुझे उस शिकारी मछली की याद दिलाता है, एंगलर फिश, जो गहरे अंधेरे समुद्र में रहती है और अपने शिकार को आकर्षित करने के लिए अपने सिर पर लगे एक चमकते हुए लालच का इस्तेमाल करती है। ओह, वो जो रोशनी वाली मछली होती। हाँ,
यहाँ वो चमकता हुआ लालच माँ की आवाज है, और जो कोई भी या जो कुछ भी दरवाजे के बाहर है वो उस लड़के के प्यार और उसकी सुरक्षा की भावना को चारे की तरह इस्तेमाल कर रहा है। बहुत ही खौफनाक उपमा है ये। है ना? लेकिन फिर आती है कहानी की तीसरी और आखिरी पंक्ति, जो इस पूरे परिदृश्य को एक झटके में पलट कर रख देती है। पर लड़के की असली माँ 5 साल पहले मर चुकी होती है। ये एक पंक्ति कहानी के पूरे गुरुत्वाकर्षण को बदल देती है। बिल्कुल बदल देती है। तो इस सब का क्या मतलब है? इस तथ्य ने मुझे बहुत सोचने पर मजबूर किया। मैं एक तुलनात्मक स्थिति की कल्पना कर रहा था। कैसी स्थिति? अगर माँ की मौत 5 साल पहले ना होकर सिर्फ एक दिन या एक हफ्ता पहले हुई होती, तो क्या ये स्थिति ज्यादा डरावनी होती? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। शुरुआत में मुझे लगा कि शायद ताज़ा मौत ज्यादा डरावनी होगी, क्योंकि उस वक्त भावनाएं बहुत हावी होती हैं और लड़का गहरे दुख में होता। हाँ, दुख की तीव्रता बहुत ज्यादा होती है शुरुआत में। लेकिन थोड़ा और गहराई से सोचने पर मुझे लगता है कि ताज़ा मौत इस कहानी को एक भूतिया कहानी से ज्यादा एक दुखद मनोवैज्ञानिक घटना बना देती। मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ, और ये सोचना बिल्कुल तार्किक भी है। मनोविज्ञान में एक बहुत ही आम घटना होती है जिसे हैलुसिनेशन ऑफ ग्रीफ या शोक का मतिभ्रम कहा जाता है। शोक का मतिभ्रम मतलब दुख के कारण चीजें दिखाई या सुनाई देना? हाँ, जब कोई गहरा सदमा बिल्कुल नया होता है, जब हम किसी बहुत करीबी को खोते हैं, तो हमारा दिमाग उस भारी नुकसान को तुरंत स्वीकार ही नहीं कर पाता। ये एक बहुत ही क्रूर संक्रमण काल होता है। दिमाग के लिए उस सच को मानना बहुत मुश्किल होता होगा। बिल्कुल। उस दौरान लोग अक्सर भीड़ में अपने मृत प्रियजन का चेहरा देखने का दावा करते हैं, या उन्हें लगता है कि किसी ने उन्हें उनके नाम से पुकारा है। ओह, ऐसा सच में होता है? हाँ, ये दिमाग का उस भारी दर्द से निपटने का, उस खालीपन को भरने का एक तरीका है। अगर माँ की मौत कल ही हुई होती तो हमारा पूरा निष्कर्ष यही होता कि रात के 2 बजे घबराया हुआ वो लड़का अपनी माँ को याद कर रहा है। और उसका थका हुआ सदमे में डूबा दिमाग उसे एक श्रवणमति भ्रम यानी ऑडिटरी हेलुसिनेशन दे रहा है। बिल्कुल सही। ये एक बहुत ही दर्दनाक स्थिति होती, लेकिन कम से कम ये समझ में आने वाली होती। हम इससे सहानुभूति रख पाते। लेकिन कहानी जानबूझकर 5 साल का लंबा समय तय करती है। 5 साल कोई छोटा समय नहीं होता। बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है कि लड़के ने अपनी माँ की मौत के दुख को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है। उसने शोक के उन सभी चरणों को पार कर लिया है: इनकार, क्रोध, मोलभाव, अवसाद और अंततः स्वीकृति। हाँ, उसने अपनी नई जिंदगी को अपना लिया है। उसका दिमाग अब इस तथ्य के इर्द गिर्द पूरी तरह से खुद को ढाल चुका है कि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। उसके जीवन की नई वास्तविकता में उसकी माँ की अनुपस्थिति एक ठोस सच्चाई बन चुकी है। और इसीलिए 5 साल का मतलब है कि अब मति भ्रम की कोई गुंजाइश ही नहीं है। वही तो फिर दरवाजे पर कौन है? यहाँ हम जिसे देख रहे हैं ना, वो संज्ञानात्मक असंगति यानी कॉग्निटिव डिसोनेंस का सबसे चरम और विनाशकारी रूप है। कॉग्निटिव डिसोनेंस, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? बिल्कुल। कॉग्निटिव डिसोनेंस तब होता है जब एक इंसान का दिमाग एक ही समय में 2 बिल्कुल विपरीत और परस्पर विरोधी सच्चाइयों को धारण करने की कोशिश करता है। मतलब 2 ऐसी बातें जो एक साथ सच नहीं हो सकती। हाँ, एक तरफ लड़के की याददाश्त, उसका तर्क, उसका 5 साल का अनुभव चीख कर कह रहा है कि मेरी माँ मर चुकी है, राख हो चुकी है, वो वापस नहीं आ सकती। ये एक स्थापित सत्य है। हाँ, जो बदल नहीं सकता। और दूसरी तरफ उसकी इंद्रियां, उसके कान उसे स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि वही मृत माँ दरवाजे के ठीक बाहर खड़ी है और दरवाजा खोलने की मांग कर रही है। बाप रे। ये कोई अमूर्त विचार नहीं है, ये एक भौतिक घटना है जो वास्तविक समय में उसके सामने हो रही है। ये तो सच में दिमाग के शॉर्ट सर्किट होने जैसी स्थिति है। बिल्कुल, सिस्टम क्रैश हो रहा है। क्योंकि इनपुट और डेटाबेस आपस में टकरा रहे हैं। अगर माँ मर चुकी है तो दरवाजे के बाहर ये आवाज किसकी है? और अगर वो आवाज माँ की ही है तो पिछले 5 साल से क्या हो रहा था? यही वो सवाल है जो इंसान को पागल कर सकते हैं। इसका सीधा और सबसे भयानक मतलब यही निकलता है कि दरवाजे के बाहर जो कुछ भी खड़ा है वो किसी भी कीमत पर किसी भी ब्रह्मांड में उसकी माँ नहीं हो सकते। बिल्कुल नहीं। वो कोई अज्ञात और खतरनाक चीज है जो माँ की यादों का फायदा उठा रही है। कोई ऐसी अकल्पनीय चीज जिसने न केवल लड़की की यादों में सेंध लगाई है, बल्कि उन यादों को, उस सबसे पवित्र रिश्ते को एक हथियार में बदल दिया है। अलौकिक या सुपरनैचुरल का असली आतंक इसी बात में निहित है। हम अक्सर भूतों को सफेद कपड़ों में या विकृत चेहरों के साथ कल्पना करते हैं। हाँ, वो टिपिकल हॉरर मूवी वाले भूत। हाँ, लेकिन सबसे बड़ा डर वो चीज पैदा करती है जो प्रकृति के बुनियादी नियमों को ही तोड़ देती है,
जीवन और मृत्यु का नियम एक ऐसा नियम है जिस पर इंसान की पूरी समझ टिकी हुई है। जो मर गया वो वापस नहीं आ सकता। बिल्कुल, जब वो नियम इस तरह से टूटता है तो इंसान के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये तथ्य स्थिति को एक सामान्य भ्रम से निकालकर सीधे एक गहरे और अलौकिक मानसिक आतंक में बदल देता है। मतलब बाहर जो भी है वो कुछ बहुत ही शैतानी है। बाहर खड़ी वो चीज या वो शक्ति महज आवाज की नकल नहीं कर रही है। वो उस लड़के के अकेलेपन, उसके दुख और उसकी उस दबी हुई इच्छा का फायदा उठा रही है, जो शायद आज भी कहीं ना कहीं चाहती है कि काश उसकी माँ वापस आ जाए। उफ। ये एक ऐसा शिकारी है जो मांस नहीं बल्कि यादों और भावनाओं को खाता है। ये विचार सच में बहुत ही विचलित करने वाला है। मतलब कि कोई अज्ञात चीज आपके दिमाग के सबसे सुरक्षित कोने में घुसकर आपकी सबसे प्यारी याद का भेद धर सकती है। यही इस कहानी की सबसे बड़ी जीत है। अगर हम मुख्य निष्कर्षों की बात करें तो इस कहानी के जरिए हम जो समझ रहे हैं वो ये है कि सच्चा खौफ किसी बाहरी भयानक चेहरे में नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तब पैदा होता है जब हमारी अपनी सुरक्षित यादें विकृत हो जाती हैं, हमारा आसपास का संदर्भ अचानक से बदल जाता है। संदर्भ ही तो सब कुछ है। हाँ, एक सुरक्षित दरवाजा, एक पहचानी हुई आवाज, ये चीजें तो सामान्य हैं, लेकिन जब इन्हें रात के 2 बजे के अंधेरे और 5 साल पुरानी मृत्यु की सच्चाई के साथ जोड़ दिया जाता है तो ये डर की एक अचूक और संपूर्ण रचना बन जाता है। बिल्कुल, इंसान का दिमाग अलग अलग जानकारियों को जोड़कर एक अर्थ निकालता है। जब वो जानकारियां आपस में इस तरह टकराती हैं और कोई तार्किक अर्थ नहीं निकल पाता तो दिमाग खालीपन महसूस करता है। और उस खालीपन में डर भर जाता है। हाँ, शुद्ध और बेतहाशा डर। इस तरह की कहानियों का विश्लेषण करना इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि ये हमें मानव मस्तिष्क की कार्यप्रणाली और उसकी कमजोरियों को समझने का मौका देता है। यह दिखाता है कि हमारा दिमाग जानकारी और यादों को कैसे प्रोसेस करता है। बिल्कुल, और ये भी दिखाता है कि हमारी चेतना, हमारी इंद्रियां और हमारी यादें, जिन पर हम अपने पूरे अस्तित्व के लिए पूरी तरह निर्भर करते हैं, कितनी आसानी से हमारे खिलाफ इस्तेमाल की जा सकती हैं। मतलब संदर्भ बदल जाने पर कैसे सबसे सुरक्षित महसूस होने वाली चीजें भी मानसिक रूप से सबसे खतरनाक बन सकती हैं। सही कहा। हमारा दिमाग एक बहुत ही जटिल मशीन है, लेकिन जब उसे ऐसी जानकारी दी जाती है जो उसके बनाए हुए अस्तित्व के नियमों के बिल्कुल खिलाफ हो, तो उसका जो पतन होता है वही इस कहानी का मूल आधार है। सच में ये एक बहुत ही गहरी और अस्थिर कर देने वाली यात्रा रही है। हमने देखा कि कैसे विकासात्मक प्रवृत्तियां रात के अंधेरे में हमें सतर्क करती हैं, कैसे हमारा दिमाग जानी पहचानी आवाजों को प्रोसेस करके हमें झूठी सुरक्षा का एहसास करा सकता है। और कैसे 2 विपरीत सच्चाइयों का टकराव हमारी संज्ञानात्मक स्थिरता को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। इस छोटी सी 3 वाक्यों की कहानी ने हमें ये दिखा दिया है कि खौफ हमेशा बाहर से नहीं आता। कई बार सबसे बड़ा खौफ इस बात का एहसास होना है कि दुनिया के वो नियम जिन पर हम भरोसा करते थे वो अब लागू नहीं होते। बिल्कुल। अब इस पूरी विस्तृत चर्चा को समेटते हुए मैं श्रोताओं के लिए एक ऐसा विचार छोड़ना चाहता हूं जो शायद आज रात किसी की भी नींद उड़ाने के लिए काफी हो। वो क्या है? देखिए, हमने इस पूरी घटना का विश्लेषण एक तीसरे व्यक्ति के नजरिए से किया है, लेकिन जरा एक पल के लिए विचार करें। उस बंद दरवाजे के इस पार खड़ा वो लड़का उस पल कर क्या रहा होगा? उफ, ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो रहे हैं। उसकी सांसें अटकी हुई हैं। दरवाजे के बाहर खड़ी वो अज्ञात चीज, जो भी वो है, वो इतनी बुद्धिमान है कि वो माँ की आवाज की हूबहू नकल करना जानती है। हाँ, बहुत चालाक है वो। तो क्या यह संभव नहीं है कि उसे ये भी पता हो कि लड़का अंदर खड़ा है और सुन रहा है? बाप रे! क्या वो दरवाजे के पार से उस लड़की की तेज होती धड़कनें सुन पा रही है? क्या वो जानती है कि लड़का इस वक्त दरवाजे के हैंडल को घूर रहा है? मतलब वो बस उसके टूटने का इंतजार कर रही है। और सबसे डरावना सवाल तो ये है, क्या वो असली खतरा सच में उस लकड़ी के दरवाजे के बाहर खड़ा है? या फिर अकेलेपन, दुख और 5 साल के लंबे सन्नाटे ने उस लड़के के अपने ही दिमाग के भीतर एक ऐसा राक्षस पैदा कर दिया है जो खुद उसी की आवाज में उसे बुला रहा है। हे भगवान! क्या वो दरवाजा टूटने का इंतजार कर रहा है या वो दरवाजा लड़के के दिमाग में पहले ही खोला जा चुका है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।